नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, दल बदल की राजनीति श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आज़ाद भारत में दल बदल की राजनीति कब और कैसे शुरू हुई, किसके जरिए शुरू हुई। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि दल बदल की राजनीति कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह नए रूप अख्तियार करती है और कैसे नए नए मुहावरे और उपमाएं करती है। तो दरअसल 1970 का दशक भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा बेजोड़ अध्याय जोड़ता है जिसमें दल बदल की राजनीति का भविष्य मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है। दो युद्धों की पृष्ठभूमि और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद आज़ाद भारत में 1967 में चौथा आम चुनाव कराया जाता है। यह चुनाव दल बदल की राजनीति का अखाड़ा बन जाता है। कांग्रेस की कई चुनी हुई सरकारें दल बदल के जरिए गिराई जाती हैं और समवित सरकारों का गठन किया जाता है। समवित सरकार 1967 की राजनीति का एक अनूठा प्रयोग था। समवित सरकार का विचार समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दिमाग की उपज थी। डॉक्टर लोहिया ने 1967 के आम चुनाव में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था और उस नारे का परिणाम ये हुआ कि 6 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। चुनाव परिणाम आने के बाद जिन जिन राज्यों में गुंजाइश बनी वहां वहां समवित सरकारें बनाई गई। समवित मतलब संयुक्त विधायक दल। संयुक्त विधायक दल का एकमात्र आधार गैर कांग्रेसवाद था और उसमें विपरीत विचारधारा के दल शामिल थे। यानी विपरीत विचारधारा के दल संयुक्त विधायक दल में सिर्फ इसलिए शामिल हो गए थे क्योंकि उन्हें कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना था। हालांकि समवित सरकार का प्रयोग बहुत सफल नहीं हुआ और विपरीत विचारधारा के दलों का गठबंधन होने के नाते उनके बीच भारी अंतर्विरोध पैदा होने लगा और उसका परिणाम ये हुआ कि बारी बारी से समवित सरकारें गिर गई और कई राज्यों में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। आपको बता दें कि चौथे आम चुनाव तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे और यदि आज लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर कराए जा रहे हैं तो उसमें 1967 में हुए समवित सरकार के प्रयोग की एक बड़ी भूमिका रही है। तो समवित सरकार का पहला प्रयोग हरियाणा में हुआ। दरअसल 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन हुआ और 1967 के आम चुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा के लिए भी चुनाव कराया गया। उस समय हरियाणा विधानसभा में 81 सीटें थी जो आज बढ़कर 90 हो गई हैं। तो हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव में 48 सीटें जीतकर कांग्रेस बहुमत प्राप्त करती है और राज्य में पहले सरकार का गठन करती है। भगवत दयाल शर्मा 10 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, मगर अफसोस कि शर्मा जी की सरकार एक हफ्ते के भीतर दल बदल की भेंट चढ़ जाती है। आज़ाद भारत में ये पहली घटना थी जब कोई सरकार दल बदल की भेंट चढ़ जाती है। खास बात ये कि हरियाणा की ये पहली सरकार होती है। दरअसल कांग्रेस के 12 विधायक बगावत कर जाते हैं और वे पार्टी से अलग होकर हरियाणा कांग्रेस नामक एक अलग समूह का गठन कर लेते हैं। उस चुनाव में कांग्रेस के अलावा भारतीय जनसंघ को 12 सीटें मिलती हैं, स्वतंत्र पार्टी को 3 सीटें और रिपब्लिकन पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब होती। इसके अलावा 16 निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सफल होते हैं। तो 16 निर्दलीय आपस में मिलकर संयुक्त मोर्चा का गठन कर लेते हैं और उसके बाद कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितने भी विधायक रहते हैं सभी मिलकर संयुक्त विधायक दल यानी समवित का गठन कर लेते हैं। राव वीरेंद्र सिंह को संयुक्त विधायक दल का नेता चुना जाता है और इस तरह से 24 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा में समवित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। हालांकि ये समवित सरकार भी अधिक समय तक नहीं टिक पाती और घटक दलों के बीच भारी अंतर्विरोध के कारण 9 महीने के भीतर ये सरकार गिर जाती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश में भी घटती है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाती है। 423 सदस्यीय विधानसभा में उसे मात्र 198 सीटें प्राप्त होती है।
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता बड़ी मुश्किल से किसी तरह से मात्र 73 वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाते हैं। फिर भी चंद्रभान गुप्ता कुछ निर्दलियों और कुछ दूसरे छोटे दलों के सहयोग से सरकार बना लेते हैं, मगर इसी बीच चौधरी चरण सिंह बगावत कर जाते हैं। चौधरी चरण सिंह 1 अप्रैल 1967 को 16 विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और भारतीय क्रांति दल का गठन करते हैं। भारतीय क्रांति दल संयुक्त विधायक दल में शामिल हो जाता है और 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह को संयुक्त विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है और इस तरह से चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की सरकार गिराकर खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कहा जाता है कि चरण सिंह को ऐसा करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने संदेशा भिजवाया था। चरण सिंह से कहा गया था कि यदि वे कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं तो उन्हें ही संवित सरकार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलते देख चरण सिंह अपने आप को रोक नहीं पाए थे। हालांकि जिस तरह से संवित सरकार में विपरीत विचारधारा के दल शामिल थे, इसके भविष्य को लेकर शुरू से ही अटकलें लगाई जाने लगी थी और ये अटकलें धीरे धीरे सच साबित होने लगी। घटक दलों के बीच अंतर विरोध बढ़ने लगा और बारी बारी से घटक दल संवित सरकार से अलग होते गए। अंत में 18 फरवरी 1968 को खुद चरण सिंह ने भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उत्तर प्रदेश में संवित सरकार का अंत हो गया। चरण सिंह ने विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश की थी, मगर राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी थी। तो इस तरह से दल बदल की राजनीति के जरिए कांग्रेस की 2 सरकारें गिराई गई। मगर यहीं पर दल बदल की ही राजनीति के जरिए राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई भी। दरअसल 1967 के चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में 184 सदस्यीय विधानसभा में मात्र 88 सीटें ही जीत पाई थी। दूसरी तरफ संयुक्त विधायक दल के पास 95 विधायक थे। संयुक्त विधायक दल ने तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद से सरकार बनाने का मौका देने का आग्रह किया, मगर राज्यपाल ने 4 अप्रैल 1967 को संवित का ये आग्रह ठुकरा दिया और सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। राज्यपाल ने जैसे ही कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दिया, वैसे ही संयुक्त विधायक दल के भीतर खलबली मच गई। संयुक्त विधायक दल के लोग सतर्क हो गए और फिर शुरू हुआ राज्य में विधायकों के बाड़ेबंदी का खेल। तो इस तरह आज़ाद भारत के राजनीतिक इतिहास में विधायकों की बाड़ेबंदी का खेल राजस्थान में पहली बार शुरू होता है। संयुक्त विधायक दल के विधायकों को कनौता के गढ़ में रखा जाता है और कांग्रेस के विधायकों को भी अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद संयुक्त विधायक दल के 6 विधायक छिटक कर कांग्रेस में आकर मिल जाते हैं और इस तरह कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 94 हो जाती है। और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और विधानसभा में बहुमत भी साबित कर देते हैं। तो इस तरह से 1967 में दल बदल की राजनीति के जरिए जहां कांग्रेस की सरकारें गिराई गईं, वहीं कांग्रेस ने दल बदल के जरिए सरकार बनाई भी। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। 1967 में दल बदल की राजनीति ने एक नायाब मुहावरे को भी जन्म दिया और इस मुहावरे के जन्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि हरियाणा में 16 निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सफल हो गए थे और उन्हीं में से एक थे गयालाल। गयालाल हसनपुर सुरक्षित सीट से चुनाव जीतकर आए थे और गयालाल ने एक ही दिन में 9 घंटे के भीतर 3 बार दल बदल की घटना को अंजाम दे डाला। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। तो गयालाल सबसे पहले संयुक्त मोर्चा में शामिल होते हैं, मगर कुछ ही समय बाद संयुक्त मोर्चा से इस्तीफा दे देते हैं और फिर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। मगर कांग्रेस में भी उनका मन नहीं लगता और थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस से भी इस्तीफा दे देते हैं और 2 हफ्ते के भीतर वापस संयुक्त मोर्चा में शामिल हो जाते हैं। तो गयालाल जब दोबारा संयुक्त मोर्चा में पहुंचते हैं
तो राव वीरेंद्र सिंह चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करते हैं और वहाँ पर गयालाल का परिचय कराते हैं। राव वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि गयालाल अब आयालाल हो चुके हैं, यानी गयालाल जो संयुक्त मोर्चा से कांग्रेस में चले गए थे वापस संयुक्त मोर्चा में आ गए। राव वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर तंज कसते हुए दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री वाई चौहान ने संसद के अंदर कहा कि आया राम अब गया राम हो चुके हैं, यानी गयालाल जो कांग्रेस में आए थे कांग्रेस से बाहर जा चुके। तो आया राम गया राम की तुकबंदी इतनी सटीक थी कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गई। और उसके बाद जब भी कोई नेता एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता तो उसके लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता। और ये मुहावरा इतना लोकप्रिय हुआ कि आज देश में दलबदल की राजनीति का पर्याय बन चुका है। दलबदल की राजनीति ने इसके अलावा कुछ उपमाएं भी गढ़ी है। तो जैसे कि एक उपमा मौसम विज्ञानी का है। हालांकि राजनीति में मौसम विज्ञानी की कोई ज़रूरत नहीं होती और मौसम विज्ञान का राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी भारतीय राजनीति में मौसम विज्ञानी हुए हैं। दरअसल राजनीति में मौसम विज्ञानी का मतलब ये होता है कि जो नेता चुनाव से ठीक पहले हवा का रुख भांप कर अपने लिए मुफीद ठिकाना तलाश ले उसे मौसम विज्ञानी कहते हैं। तो अब तक के सबसे बड़े और कुशल मौसम विज्ञानी दिवंगत रामविलास पासवान रहे हैं। अपने इस हुनर के कारण रामविलास पासवान अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अधिकांश समय सत्ता में बने रहे। दलबदल की राजनीति ने एक और उपमा गढ़ी है और वो उपमा है पलटू राम का। और पलटू राम की उपमा किसे दी गई है आप सभी बखूबी जानते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों के दौरान 5 बार अपने सहयोगी बदल चुके हैं और इसके कारण उन्हें 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो नीतीश कुमार जब अपने पुराने सहयोगी को छोड़कर नए सहयोगी के पास जाते हैं तो पुराना सहयोगी उन्हें पलटू राम कहकर पुकारने लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 1967 में दलबदल की राजनीति के जरिए किस तरह सरकारें गिराई गईं और बनाई गई और किस तरह इस राजनीति ने नायाब मुहावरे को जन्म दिया और उपमाएं भी गढ़ी। तो मित्रों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि दलबदल की राजनीति आगे चलकर किस तरह भयानक रूप अख्तियार करती है और उसे रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि 1984 में 404 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल करने के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में दलबदल विरोधी कानून क्यों बनाया। दरअसल जिस तरह आज दलबदल की सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी है, उसी तरह उस जमाने में दलबदल की सबसे बड़ी लाभार्थी कांग्रेस हुआ करती थी और कांग्रेस को 1984 में 2/3 बहुमत हासिल हुआ था। और इसके बावजूद राजीव गांधी ने दलबदल रोकने के लिए कानून क्यों बनाया, इस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि ये एपिसोड आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगला एपिसोड अपलोड करें तो उसकी सूचना तत्काल आपको मिल जाए। तो जल्द मिलेंगे दलबदल की राजनीति पर अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।